हे गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल के मीडिया पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं भी तो अच्छे से नहीं जानते हैं। एक्चुअली मैं आज इसकी डीप में बताऊंगा, इसकी कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्या क्या इसमें एस्पेक्ट होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, और भी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे बैंक कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री को। ओके गाइस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। प्लीज़ एक बार फिर चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, मैं ये बता रहा हूँ कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1935 में इन द ब्रिटिश रूल, यानी आज़ादी से 12 साल पहले। यानी फर्स्टली जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उसका क्यों इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसकी वजह मैं बताऊंगा आपको। आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में इन कोलकाता में, लेकिन करेंटली सिचुएटेड है कहाँ पे, इन मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फिलहाल में, अभी मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का। और फिलहाल इसकी जो ब्रांच है अभी हमारी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सिचुएटेड, आप लोग देख सकते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अभी करेंटली इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। पहले कोलकाता में था, लेकिन कोलकाता से ट्रांसफ़र होकर मुंबई हो गए। तो क्योंकि जो जितने भी बड़े बड़े बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, उसका भी हेडक्वार्टर, आरबीआई का भी, यानी मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है ऐसे। फिर आज मैं बताऊंगा आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुई थी। और आरबीआई को इस्टेब्लिश यानी बनाने का मकसद क्या था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है मॉनेटरी कंट्रोलिंग करता है, इकोनॉमिक कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री का। इसे सेंट्रल यानी गवर्नमेंट बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। आरबीआई के पास मोनोपॉली ऑफ नोट इशू होता है, यानी उसके पास ही नोट इशू का पावर होता है। उसके अलावा कोई भी बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत यानी उसके अंडर में गवर्नमेंट ने किसी को ये भी अधिकार नहीं दिया है कि वो कोई भी बैंक नोट इशू कर सकता है। सिर्फ आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट को इशू कर सकता है। ओके, इतना समझ में, मोनोपॉली इसके पास है नोट इशूइंग की। जो आप नोट छप के आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आरबीआई लिखा होता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिज़र्व बैंक। तो अभी करंटली जो उनके गवर्नर हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो हैं शक्तिकांत दास। और जो भी इसकी प्रॉपर्टी है टोटल 588.50 बिलियन डॉलर, जो करंटली इसकी प्रॉपर्टी रिज़र्व है आरबीआई का, वो 588.50 बिलियन डॉलर है। यानी कितना ज़्यादा अमाउंट है आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्या हज़ार करोड़ है। ये इसका रिज़र्व फंड है आरबीआई का। आरबीआई जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है अलग अलग तरीके से अपने। आरबीआई जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभाग होते हैं। नोट इशूइंग डिपार्टमेंट आपको बता दिया मैंने, मोनोपॉली ऑफ नोट इशू, तो नोट इशूइंग डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी मेकिंग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, और भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट, और इस तरह के डिपार्टमेंट्स आरबीआई के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो पूरे कंट्री के मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। और आपने बहुत से सुना होगा बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, एसएलआर। तो ये सब इसका मतलब क्या होता है, एसएलआर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो। और रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, और रिजर्व रेपो रेट, और आपको बताते हैं बैंक रेट। ये सब क्या होता है और करंटली कितना परसेंट है। अभी जो बैंक रेट है, वो बैंक रेट फ़िलहाल में अभी है 5.15% रेपो बैंक रेट है, 4.9 है रेपो रेट है, और रिज़र्व रेपो रेट है 3.75, और एसएलआर है 18%। तो ये अलग मैंने बता दिया अभी फ़िलहाल में आपको। आरबीआई का करंटली अभी रिसेंटली चेंज हुआ था 2022 में, 5 अगस्त के एक नया अमेंडमेंट आया था, उसी के हिसाब से उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री इंडिया की उसने चेंज किया था। ओके, तो गाइज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं इसे। बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई अपने जो जुड़े हुए बैंक है, कमर्शियल बैंक, एफिलिएटेड कमर्शियल बैंक है, उसको लोन प्रोवाइड करता है। 5.15% है अभी करेंटली बैंक रेट। तो इसी रेट पे मतलब बोरो, रिजर्व कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं आरबीआई से, यानी आरबीआई उनको बैंक पैसा जो है मनी लेंड करता है, देता है। ठीक है, ओके। तो 5.15% पे पैसा आरबीआई कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक सारे कमर्शियल बैंक को नहीं,
जो कमर्शियल बैंक एफिलिएटेड है यानी जुड़े हुए हैं, नेशनलाइज बैंक कहते हैं, यानी RBI जो है नेशनलाइज बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, तो उससे भी जो जुड़े होंगे उसे शेड्यूल्ड बैंक कहेंगे और नेशनलाइज बैंक कहेंगे, और जो उनसे नहीं जुड़े हैं उसे प्राइवेट बैंक कहेंगे, नॉन शेड्यूल्ड नॉन नेशनलाइज बैंक कहेंगे। तो उन्हीं कमर्शियल बैंक को देगा, जिसको जैसे सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है SBI, वो अरे उससे जुड़ा हुआ है क्या में RBI से, तो अगर वो लोन लेगा कमर्शियल बैंक से, है ना, बोरो करेगा, तो उसे कहेंगे बैंक रेट और कितने परसेंट पे, 5.15%। और रेपो रेट कैसे हैं? रेपो रेट कहते हैं परचेसिंग सिक्योरिटी। यहाँ पे बैंक रेट में सिक्योरिटी देना नहीं पड़ता, लेकिन रेपो रेट में सिक्योरिटी देना पड़ता है। रेपो रेट जो होता है बैंक रेट से कम होता है। बैंक रेट फिलहाल में जो रेपो रेट है 4.9% है करेंटली अभी। तो ये इसमें परचेसिंग सिक्योरिटी रखने के बाद पैसा RBI देता है, इसे रेपो रेट कहते हैं। और आप सिंपली आप समझ गए होंगे रिजर्व रेपो रेट किसे कहते हैं। रिजर्व रेपो रेट वो रेपो रेट है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन आ जाती है तो RBI जो है बैंक से पैसा खींच लेता है, डिपॉजिट अपने कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेता है, मतलब बोरो कर लेता है। तो यानी ताकि इन्फ्लेशन की जो अभी कंडीशन है मॉनेटरी पॉलिसी यानी बैंक कंट्री में जो चल रही है उसको मतलब कंट्रोल हो जाए, यानी सारा मतलब जो पैसा है कमर्शियल बैंक से वो ले ले, सारा नहीं मतलब कुछ परसेंट ले लेता है, डिपॉजिट अपने पास कर लेता है कुछ परसेंट पे। तो अभी फिलहाल में रिजर्व रेपो रेट जो है 3.75, इसमें RBI पैसा लेता है। RBI पैसा देना है, रिजर्व रेपो रेट में एकदम उल्टा रेपो रेट का पैसा लेता है, और कुछ सिक्योरिटीज़ भी देना पड़ता है उसके हिसाब से, कुछ परसेंट है। और SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये रेशियो क्या है कि एक कुछ परसेंट रखना पड़ता है, रिजर्व परसेंट रखना, रिजर्व फंड के रूप में कमर्शियल बैंक को, ये कभी भी इमरजेंसी आ जाए या कोई भी कंडीशन ख़राब हो जाए मॉनेटरी पॉलिसी की, तो उसमें इस पैसे को इस्तेमाल 18% करेंटली है। ये बैंक ये कमर्शियल बैंक को अपने पास नहीं, RBI के पास नहीं रखना पड़ता, अपने ही पास देमसेल्फ, दे कीप द रिजर्व देमसेल्फ, तो अपने पास ही ये रिजर्व रखना पड़ता है ताकि कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में उस पैसे को इस्तेमाल कर सके रिजर्व बैंक, ताकि बैंक ना फेल। RBI इसलिए बना था ताकि बैंकिंग जो बहुत ज़्यादा फेल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बैंक डूब जा रहे थे, उस कंडीशन को सही करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री को सही और मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बैंकिंग सिस्टम इसीलिए ऑपरेट किया गया, इसलिए इस्टेब्लिश किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री को। एक्चुअली 1913 से लेकर के 1917 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारे बैंक फेल हुए थे, बहुत सारे बैंक फेल हुए थे, यानी बहुत सारे बैंक डूब गए थे। उसकी वजह यही थी कि सेंट्रल बैंक का हाथ नहीं था, सेंट्रल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक बना नहीं था, तो इसलिए प्रेसिडेंसी बैंक होता था, तो इसलिए बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, तो बैंक डूब जाते थे इसलिए। और न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी इमरजेंसी क्राइसिस सिस्टम था, तो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो बहुत से बैंक डूब गए थे। इन 1929 से 1935 तक के लिए 428 बैंक फेल हुए थे, जिसमें से अलायंस बैंक ऑफ इंडिया भी है, वो भी फेल हो गया था ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व। 3 तरह के कारण थे, पहला ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, सेंट्रल बैंक नहीं था कोई, और दूसरा ये कारण था कि रिजर्व फंड नहीं क्रिएट कर पाते थे, और तीसरा ये कारण था कि इन लोग अपने पास मतलब बैंकिंग काम के साथ साथ दूसरा काम भी करते थे, तो बहुत ज़्यादा इमिंगल्ड हो जाता था, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए फेल हो जाते थे एट द टाइम ऑफ डिमांड। यानी पब्लिक जब डिमांड करती थी अपना पैसा तो फेल हो जाते थे, पैसा दे नहीं पाते थे। आप लोग देखते होंगे कि आजकल 50 60 70 साल तक बहुत सारे बहुत कम आपने देखा होगा जो बैंक फेल हो, क्यों? इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे कम बैंक जो है मतलब बैंक फेल नहीं हो, क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गया है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वर्स्ट थी, बहुत बेकार थी। आपने बताया 428 बैंक 1929 से 1935 तक बहुत सारे बैंक फेल हो गए, और द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक बहुत सारे बैंक और फेल, 430 बैंक, क्योंकि क्राइसिस सिस्टम था उस टाइम, इससे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हुआ था, पॉलिसी RBI रिसेंटली ओपन हुआ था, तो इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम फेस हुए। तो क्या इकोनॉमिकली क्राइसिस जब आता है, इमरजेंसी आता है, तो उस टाइम जो पॉलिसी होनी चाहिए बैंकिंग पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होनी चाहिए ताकि उसको फेस आउट कर सके। तो गाइज़ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए, RBI क्यों इस्टेब्लिश हुआ, क्यों इस्टेब्लिश हुआ, उसका रिजर्व क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कैसे क्या कंप्लीट करता है, अलग अलग ब्रांचेस, उसमें कौन से मैनेजर होते हैं, रीजनल मैनेजर होते हैं जो है, गवर्नर होते हैं, उसके बाद अलग अलग उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं,
उतना कितना रिजर्व फंड क्रिएट करना पड़ता है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, और भी अगर इससे रिलेटेड सेकेंड पार्ट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, नए कंटेंट के साथ मैं आपके साथ आता रहूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं, ठीक है।